also called 22. Or as far as my teaching experience is concerned, some of you may know I have been teaching since 4 to 5 years, almost for now. Coming straight to the course for today, that is for political science. Political science जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली इन CSS एंड PMS। और यूजली जो है एस्पायरेंट्स जो है वो इसको ही ऑप्ट करते हैं। आई स्कोर 156 इन PMS and 145 in CSS 2022. उसके अलावा आई हैव अ मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. Apart from that, I have interest in political science. So I think I am the right person to at least somehow guide you about this subject. अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, काफ़ी लोग इसको बड़ा ड्राई समझते हैं, बड़ा इसको बोरिंग समझते हैं। और कई जगह पे आपके पास ये होता है कि इसको काफ़ी टफ करके पढ़ाया जाता है। पहले से पहले मेरी जो डिग्री थी वो मास्टर्स इन केमिस्ट्री थी। सो फ्रॉम केमिस्ट्री टू पॉलिटिकल साइंस इट वाज क्वाइट अ टफ थिंग फॉर मी, बिकॉज आपको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो रही होती। फिर ये नहीं होता कि आपको एग्जाम में आपने लिखना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फिलोसफर पढ़ा, उसके लिए आपको कहा जाता है जीव हरमन को पढ़ लें, स्पाइन को पढ़ लें। बट व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने कुछ इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि पहले जब मैं पढ़ाता रहा हूँ तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाता था कि आपकी एग्ज़ाम की नीड पूरी हो। अच्छा, एक डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे कोई वो पॉलिटिकल फिलोसफर या आपको एक्सपर्ट नहीं बनाना पॉलिटिकल साइंस में। माय ओनली कंसर्न इज़ कि आपका जो PMS में है या CSS में अगर आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो यू कैन स्कोर अराउंड 150 160 इजीली। अच्छा, थोड़ी सी बेसिक की अगर हम तरफ जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी का क्या रोल है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, फिर उसके बाद आपके पास एग्जेक्टिव ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है आपके पास। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल वकास? कैन यू प्लीज चेक? ओके ओके ओके। सो उसके बाद क्या है कि इंडिविजुअल्स, जैसे प्रोपेगेंडा क्या होता है, मीडिया क्या होता है, स्टेट क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, उसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट सिस्टम्स में उन इंडिविजुअल्स का किरदार क्या है। सो यहाँ से आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट थीम कवर होती है वो आपके पास CSS का एसे है या PMS का एसे है, कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसे आपका डेमोक्रेसी पे लाजमी आ रहा होता है, कोई ना कोई एक ऐसे आपका एजुकेशन या डेमोक्रेसी के रिलेटेड लाजमी आ रहा होता है, या कभी गवर्नेंस पे आ जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस जब आप रखते हैं तो आप उसको भी साथ में कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बेसिक नो हाउ जो है वो यहीं से आपकी कवर हो रही होती है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप IR के मुकाबले में, इफ़ यू आर कंफ्यूज बिटवीन IR एंड पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस साइंस वाले बंदे के लिए अच्छी है, जो थोड़ा चीज़ों को क्रैमिंग करने की तरफ जाता है, या फिर उसको एक दफ़ा ये है कि अच्छा मैंने प्लेटो का ये सिस्टम पढ़ लिया है, तो वो चीज़ें वही की वही रहेंगी आपके पास। ये नहीं होगा कि आपके पास वो बाद में जाके चेंज होंगी। जैसे IR है तो इट इज़ मोर अप्लाइड इन नेचर, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ने पड़ते हैं, कंपैरिजन पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे सिंपली अभी आगे आप देखेंगे कि मैं आपको वो नोट्स भी इस तरह से प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको वो कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो भी पहले बच्चे होते हैं उनको स्लाइड्स भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, ये नहीं होती कि सिर्फ पॉइंट्स वहाँ पे लिखे होते हैं। सो इन ऑल आपका पॉलिटिकल साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट फॉर CSS एज वेल एज फॉर PMS। अगर आप थोड़ा सा इसको डायरेक्शन ओरिएंटेड होके करते हैं तो आपका ऐसे कंपेयर यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। आपका पाकिस्तान अफेयर ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो रहा होता है, जो पार्ट 2 में आप कर रहे होते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में। फिर उसके बाद आपका जो करंट अफेयर है या पब्लिक एड अगर आपने रखा हुआ होता है तो वो भी यहाँ से कवर हो रहा होता है। फिर उसके बाद गवर्नेंस है, जैसे आप डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, ऑटोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, पार्टिसिपेटरी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, सिटीजन एंगेजमेंट है, डिफरेंट थीरीज हैं। तो ये सारा का सारा आपके पास जो एक सिस्टम आप गवर्नेंस आता है, तो वो आपके पास इस
से ही आता है। ठीक है जी। सो यहाँ से आपको वो भी समझने में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद देखें, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कि आपके पास फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल ने क्या किया, मैकियावेली ने क्या किया, रोसो ने क्या किया, मतलब आपके पास रियासत का वजूद कैसे आया। फिर बड़े बड़े जो इवेंट्स थे जैसे हम साथ में डिस्कस करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने जो पॉलिटिकल साइंस की डेवलपमेंट है उस तरह से क्या किया। फिर उसके बाद अभी जो यूनाइटेड नेशन है ना, यूरोपियन यूनियन है, ये किस तरह से आपके पास मॉडर्न एक जो वर्ल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं किस तरह से इसको करते हैं। जैसे एक सिंपल सी हम बात अगर करें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि एक एक साइड पे अगर आपके पास डेमोक्रेसी हो, एक साइड पे अथॉरिटेरियनिज्म। डेमोक्रेसी सिंपल टर्म में हम किसको कहते हैं, कि आपके पास जहाँ पे सारे लोग जो है वो रूल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। दूसरी साइड पे आपके पास अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, कि जहाँ पे आपके पास वन मैन रूल होता है। सो अब आपके पास क्या होता है कि जब सारे लोग रूल करते हैं तो उसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो डेमोक्रेसी है, पीसफुल ट्रांजिशन की बात करता है, प्रमोट्स इक्वालिटी वाइल ऑन द अदर एंड वन मैन जो रूल होता है, वो सारा का सारा आपके पास खुद के गिर्द ही रिवॉल्व करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि अगर आप सीएसएस या पीएमएस में अपेयर हो रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपके आर्ग्यूमेंट को डेवलप करती हैं। या फिर आप एग्जामिनर के सामने जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप, अच्छा अकाउंटेबिलिटी क्यों होनी चाहिए, अथॉरिटेरियनिज्म में अब्यूज ऑफ पावर क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबल इंटरेक्शन की तरफ जाता है, कि आपके पास डिप्लोमेसी किस तरह से हो रही है, ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, फिर डिप्लोमेसी है, फिर उसके अलावा और इस तरह से आपके पास ये जो चीज़ें किस तरह से डेवलप हो रही हैं। फिर लास्ट में आपके पास जो इसमें मेन चीज़ें जो एक क्रक्स है, कि इसमें लिबरलिज्म क्या है, कि अभी आप लिबरलिज्म की बात करते हैं, फिर कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म सुना होगा, फैशिज्म सुना होगा, आपकी पॉलिसीज किस तरह से ये शेप करती हैं। यानी कैपिटलिज्म का नाम आपने सुना हो, कितने लोगों ने कैपिटलिज्म का नाम सुना है, हैंड रेज करें। कम्युनिज्म का कितने लोगों ने नाम सुना है। तो ये सारा का सारा अब आपको उसकी बेसिक पीछे चीज़ों का नहीं पता होगा, कि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है। तो ये सारा का सारा हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपने इसको पढ़ना है। ठीक है। तो ये सारा का सारा इस वजह से आपके पास ज़रूरी है। अब आते हैं जी पास पेपर एनालिसिस से पहले थोड़ा सा पीएमएस के, चूंकि हमारा रेलेवेंट वो सब्जेक्ट है, तो पीएमएस के सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा, सिलेबस जब आप देखते हैं तो सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसको एक जो मेथड मैं अप्लाई करता हूँ, जिस पिछले जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, वो ब्रिटिश हिस्ट्री था या फिर और इस तरह के सब्जेक्ट जो बच्चों के साथ हम पढ़ते रहते हैं, तो उसमें हम एक मेथड डेवलप करते हैं कि इस सब्जेक्ट में अगर पीएमएस में है या आपके पास सीएसएस में है, तो इसमें एग्जामिनर की अप्रोच क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, सिलेबस है। इसमें प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, उसके बाद आपके पास अल्फाराबी है, मावर्दी है, फिर स्टेट है, फिर उसके बाद पेपर बी है। तो यहाँ से हम जो चीज़ एक देखते हैं, कि इसमें पास पेपर में आपके पास एग्जामिनर ने क्या पूछा है। ठीक है, ये अवकाश हो रही है शो, ये स्क्रीन शो हो रही है, कोई बताएगा पास पेपर एनालिसिस वाली। अच्छा, सो हम ये आपको मिल भी जाएगी, वकास के पास मौजूद है। ये देखिए प्लेटो में उसने क्या पूछा है आपके पास, कि प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या है। उसके बाद आपके पास just a sec, ठीक है। सो इस तरह से ये देखेंगे हर एक जो आपके पास कंपोनेंट है सिलेबस का, उसको हमने देख लिया है, कि जितने भी अभी तक पीएमएस के पेपर्स हुए हैं, उस पेपर में आपके पास एग्जामिनर ने क्या क्या पूछा है। और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि आपके पास, कि एग्जामिनर इसमें से किस एरिया में इंटरेस्टेड है और कौन से एरियाज हैं जो ज़्यादा पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देखें प्लेटो पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है,
एरिस्टोटल पे आ रहा है, और यहाँ पे अल-फराबी पे आ रहा है। अल-मावर्दी पे एक दफ़ा आया है, अल-गज़ाली पे एक दफ़ा, दो दफ़ा आया है, फिर वो भी 2014 में आया था, 2019 में आया है। आपके पास तुलसी पे नहीं आया, और इकबाल पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जब ये आप बैठेंगे, हम इस पे बात भी करेंगे क्लास में, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उसकी डोमेन क्या है। फॉर एग्जांपल, अब प्लेटो की बात करते हैं, तो प्लेटो की आइडियल स्टेट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, फिलोसफर किंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर सिर्फ इन एरियाज में इंटरेस्टेड है। अब हमने ये नहीं करना कि हमने सारा का सारा वहाँ पे देखना शुरू कर देना है। और इसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो आपको स्लाइड्स जो अभी आप देखेंगे वो कम्प्रीहेंसिव मिलेंगी। इसके साथ साथ हम आपको इस तरह के कुछ नोट्स भी पहले से प्रिपेयर्ड जो हैं वो दे देंगे, जैसे अभी एरिस्टोटल है, ताकि आपको वो बुक्स वाला और वो जो एक टिपिकल सा सिस्टम है कि वो उसकी तरफ जाना ही ना पड़े। ये एमसीक्यूज के लिए आपको इस तरह से बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन वाइज आपको, जिस तरह ये एरिस्टोटल है तो इसने एरिस्टोटल में क्या बात की, फिर उसके बाद एरिस्टोटल की लेगेसी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन, एक जनरल सा क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। फिर इसमें आप नीचे देखें कि मेन टेनेट्स क्या हैं इसके, फिलोसफी के स्टेट क्या है, उसके बाद इसका कंपेयर क्लासिफिकेशन क्या है, फिर कंपैरिजन क्या है डिफरेंट फिलोसफर्स के साथ। और इस तरह से आपके पास ये जो रेफरेंसेस हैं बुक्स के, वो भी आपको दिए हुए हैं कि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, कि किस तरह से, कि कौन सी बुक्स में से, जैसे वो कहते हैं कोट्स वगैरह। ये वीडियो ऑफ करें सुमेर अपनी, ठीक है। इस तरह से आपको वो नीचे को उसकी रेलेवेंट कोट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगी कि किस तरह से आपके पास हैं। फिर ये आपके पास देखें, पास पेपर का जो क्वेश्चन है एक आधा, वो भी अटेम्प्टेड हम आपको देंगे जो वकास के पास हैं, कि किस तरह से जो आप उसको लिख सकते हैं, किस तरह से। आइडियल तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, जैसे एक आपको गाइड होगी किस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो इस तरह से आपके पास होंगे, और ये आपको वकास जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं अपने भी कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट जो है वो आपको आउटलाइन जो क्वेश्चंस की बनी हुई है वो आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको जो है वो आसानी हो उसको अंडरस्टैंड करने में आफ्टर एवरी क्लास, कि किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या होगा कि ऑल इन ऑल हमारा एक मेथड होगा जिसको करने का, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पास जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो देंगे, और हमने इसको टोटली जो स्लाइड्स है ना वो पेपर ओरिएंटेड है। ये हमने कोई फिलॉसफी या उस तरह से नहीं देखना कि ये इसमें ये लिख दो, क्योंकि मेरे साथ जो एक मसला होता था जब मैं लेक्चर वगैरह पॉलिटिकल साइंस के लिया, चूंकि मेरा बैकग्राउंड भी इस तरह से नहीं था, तो टीचर ने आके लेक्चर दे के चले जाना, और उसके बाद पता चलना कि इसमें जी लिखना क्या है और क्या नहीं लिखना। उन्होंने बता देना जी जूड हरमन पढ़ लो, और सुबाइन पढ़ लो, फलां बुक पढ़ लो, फलां बुक पढ़ लो। तो वो बुक पढ़ते पढ़ाते आपके पास समझ ही नहीं आती थी, और एक पूरा आपको 6 माह 8 माह लग जाते हैं, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड एंड व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द एग्जाम, ठीक है। सो दिस इज अ क्रक्स ऑफ दैट, कि हम आपको मैं कंप्लीट आपको ये क्वेश्चन एनालिसिस भी मिलेगा, फिर उसके बाद स्लाइड्स आपको पेपर पैटर्न पे होंगी। अभी सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं एक, फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फोकस ज़्यादा मेरा ये होगा कि पास पेपर को हम सॉल्व करें, और ऑलमोस्ट 70% ये CSS के लिए भी बेनिफिशियल है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स आपको अलहदा से करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये कमिंग स्ट्रेट टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लेटो। अब अज्यूम ये करें कि एक जगह है, वहां पे आपके पास 5,000 लोग रहते हैं, ठीक है। अब 5,000 लोग जब एक जगह पे रहते हैं, और चूंकि वो पॉपुलेशन थोड़ी थी, तो वो सारे के सारे लोग क्या करते थे, वोट करते थे। वोट क्या होता है बेसिकली? वोट ये होता है आपके पास कि आप अपना ओपिनियन देते हैं, अपना राइट आप जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आप किस तरह से कहते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कितने लोग जो हैं वो वुमेन एजुकेशन के हक में हैं, ठीक है। कौन कौन जी वुमेन एजुकेशन के हक में, हैंड रेज करें, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि आप अपना एक राइट एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो आज से कि 2500 साल पहले इस तरह से आपके पास एक सोसाइटी थी जिसे हम एथेनियन या फिर आपके पास ग्रीक सिटी स्टेट्स कहते हैं।
जहाँ पे आज आपके पास ये यूरोप है ना, मेडिटेरेनियन सी है, इसके अराउंड छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होती थी। सिटी स्टेट्स क्या होती हैं कि जिनकी पॉपुलेशन जो है आपके पास मैक्सिमम 5,000 या इतनी होती थी। और वहाँ पे क्या थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या थी कि आपके पास जो 5,000 लोग थे उनमें से 4,000 स्लेव थे, और 1,000 जो लोग थे उनके पास सिटीजन राइट्स थे। फॉर एग्जाम्पल एथेंस था, स्पार्टा का नाम आपने सुना होगा, और इसी तरह की छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी। और कहा जाता है कि दे आर द फर्स्ट क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्टेट। यानी अगर आप 1648 से पहले चले जाएं तो बड़े बड़े एम्पायर होते थे, जिस तरह यहाँ पे मुगल एम्पायर था, कोई इंडिया पाकिस्तान और इस तरह से उनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं थी। सो वहाँ पे जो सिटी स्टेट्स थी, वहाँ पे क्या हुआ कि जो वो 1,000 लोग थे, 1,000 लोग, वो उनको कहा जाता था अरिस्टोक्रेट्स। अब अरिस्टोक्रेट क्या होता है कि जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं। जब उनके पास पैसे ज्यादा थे तो वो क्या करते थे कि वो तो वोटिंग राइट्स जो है या उन सारी चीजों को वो खरीद लेते थे। और खरीद के क्या करते थे कि आपके पास अपनी मर्जी के फैसले करवाते थे। तो एक बंदा खड़ा होता था जिसका नाम था सोक्रेटिस। आपके पास सोक्रेटिस, किसने नाम सुना है सोक्रेटिस का? ठीक है। अब सोक्रेटिस जो था, वो एक ऐसा आदमी था जिसने लोगों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। उसने ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि व्हाई डू दे हैव द राइट टू डिसाइड एवरीथिंग। ठीक है। व्हाई डू दे हैव द राइट टू डिसाइड एवरीथिंग। अब उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। ठीक है। उनको ये चीज अब अच्छी नहीं लगी। उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या हुआ? ये स्लाइड शो हो रही है आपको? स्लाइड शो हो रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दें। ये चलता रहता है इस तरह से। कोई इशू नहीं इसका। अच्छा। सो वहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास जब ये सारे मामलात होते हैं। एक मिनट, मैं आगे लेके जा रहा हूँ, सबर कर, सबर कर। अच्छा। तो जब वो सोक्रेटिस आया तो सोक्रेटिस ने क्या किया कि सोक्रेटिस ने आपके पास क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सोक्रेटिस ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो अरिस्टोक्रेट्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, व्हाई दे आर डिसाइडिंग एवरीथिंग, कि ये सारा कुछ क्यों डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट मुझे दें, ये थोड़ा सा इशू है, इसको ज़रा सॉल्व कर लें। चलें जी, चैट ऑफ कर दिया है। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनको ना कभी खुश किया जा सकता है, और जो हमेशा नेगेटिविटी इस तरह से चीज़ों को देखते रहते हैं। सो हम बात कर रहे थे प्लेटो की। सो क्या हुआ कि सोक्रेटिस ने जब ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया,
तो फाइनली क्या होता है आपके पास कि सोक्रेटिस को वहां पे पॉइजन दे दिया जाता है, हेमलॉक, और वो मर जाता है। एंड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स जिसका नाम था प्लेटो, प्लेटो ने क्या किया कि आपके पास ही वॉज लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जब ये आपके पास क्या हो रही थी, ठीक है। जब ये सारी चीजें आपके पास हो रही थी, तो उसने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इट इज, कि जहाँ पे जो चंद एक लोग हैं जो आपके पास इग्नोरेंट हैं, जिनको पता ही नहीं है, जिनके अपने सेल्फ बिलीफ्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि दे आर डिसाइडिंग एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द पीपल। तो उसने कहा कि आपके पास जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होना चाहिए कि इनलाइटेंड लोग होने चाहिए। इनलाइटेंड लोग किस तरह से होने चाहिए आपके पास, कि जिनके पास नॉलेज हो और वो सुप्रीम इंडिविजुअल्स हों सोसाइटी में, ठीक है। यानी जिसमें फिलोसफर किंग हो, यानी वो ये कहता था कि जो इग्नोरेंट हैं उनको इस बेस पे ये राइट नहीं देना चाहिए कि उनके पास पैसे हैं कि वो सबके लोगों के बिहाफ पे क्या करें, फैसले करें। तो उसने कहा कि हमें एक साइंटिफिक मेथड लेके आना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हु इज द बेस्ट पर्सन सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कि किस जॉब के लिए वो आपके पास क्या है, बेस्ट पर्सन है। सो आपके पास प्लेटो आया। सो ही वॉज अ फिलोसफर वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडेशनल फिगर्स इन द वेस्टर्न फिलोसफी, और उसने बुक लिखी थी द रिपब्लिक एंड लॉज। अच्छा, सबसे पहली जो ट्रिक है किसी भी फिलोसफर को अटेम्प्ट करते हुए, उससे उसके 10 से 15 या आपने 20 पॉइंट मैक्सिमम क्या करने हैं, वो लिख लेने हैं। और आपको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आपने वो सारे पॉइंट्स उसमें क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। सब फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्लेटो ने किसकी बात की थी, उसने एक आइडियल स्टेट की बात की थी, ठीक है। अब उसकी आइडियल स्टेट में क्या था, उसकी आइडियल स्टेट में आपके पास जस्टिस था। उसने कहा कि उसमें इंसाफ होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, यानी ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी। कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम आगे जाके उसको देखेंगे भी, कि एक बंदा है उसको आप देखें कि उसमें इमोशंस ज्यादा हैं, तो उसको फौज में या इस तरह से आप भेज दें। एक बंदा है उसमें रीजन ज्यादा है, तो आप उसको वहां पे भेज दें। फिर क्या है कि जस्टिस, उसने जस्टिस की एक नई डेफिनेशन दी। उसने जस्टिस की डेफिनेशन ये दी कि आपके पास व्हेन समवन इज डूइंग द वर्क ही इज एक्चुअली ट्रेन्ड फॉर, या जिसके लिए वो बना है, तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में आपके पास एक बैलेंस आएगा, ठीक है। सो ये सारे के सारे, और इस सब को किस तरह से लेके आएंगे आपके पास, एजुकेशन के थ्रू लेके आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो उसका मेजर थीम था वो था फिलोसफर किंग। यानी उसने कहा कि अगर आपके पास एक किंग रूल कर रहा है, तो वो क्या करे, अगर वो इग्नोरेंट होगा तो वो तो मैसेज को सही रूल ही नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो बंदा एब्सोल्यूट विजडम हो जिसके पास, या नॉलेज हो, उसके पास ये राइट है कि वो आपके पास रूल करे, ठीक है। जो रैशनल प्रिंसिपल्स हैं या मॉरल आइडियल्स हैं उनकी बेस वो क्या करे आपके पास, रूल करे। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उसने क्या किया कि उसने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला क्या था, आपके पास रूलर्स, जो कि गार्डियंस या फिलोसफर किंग्स होते हैं, ठीक है। सेकंड उसने क्या, वॉरियर्स, जो एक्सिलरीज या सोल्जर्स होते हैं। तीसरे उसने क्या, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ईच परफॉर्मिंग डिस्टिंक्ट रोल्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज एंड नेचुरल एप्टीट्यूड्स, ठीक है जी। कि हर कोई क्या कर रहा है कि आपके पास नेचुरल एबिलिटीज और एप्टीट्यूड के मुताबिक अपनी जो फंक्शंस हैं उनको क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो उसने कहा कि ये आइडियल स्टेट है। आइडियल स्टेट में सबसे पहले आपके पास एक फिलोसफर किंग होगा। फिर फिलोसफर किंग में हम क्या करेंगे, कि उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला क्या होगा कि आपके पास फिलोसफर किंग होगा, फिर वॉरियर्स होंगे, फिर प्रोड्यूसर्स होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जस्टिस एंड वर्च्यू। अब वो कहता है कि व्हेन जस्टिस इज अचीव व्हेन ईच क्लास performs its proper function harmoniously and individuals cultivate virtue through education, discipline and moral training, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास जस्टिस कब आएगा, कि जब आपके पास जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे कि अपना अपना, ये जो तीनों हैं ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और उसमें क्या होगा कि आपके पास डिसिप्लिन आएगा और मॉरल ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद आप, वो कहता है कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास एजुकेशन है। एजुकेशन
एक की प्ले रोल है। सबसे पहले ही वॉज द पर्सन और फिलोसफर जिसने क्या किया था कि उसने एजुकेशन पे बड़ा प्राइम फोकस डाला था। उसने कहा था कि प्लेटो, जो भी आपके पास पॉलिटिकल फिलोसफी है, या अगर आपने स्टेट को रन करना है, ये सोसाइटी को रन करना है, तो आपको एजुकेशन का होना जरूरी है। ठीक है। जैसे इसमें सिंपल से उसने एजुकेशन का सिस्टम बताया था, इसको आप लिख लें। सबने उसने उसने कहा कि हमने एजुकेशन सिस्टम को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम पांच से पहले क्या करेंगे, इस यहाँ से कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज आता है। ये भी लिख लें आप। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स क्या था कि वो कहता है कि इंडिविजुअल मैरिजेस नहीं होगी। इंडिविजुअल मैरिजेस नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि स्टार्ट में क्या करेगी कि स्टेट ओन प्रोडक्शन होगी। ठीक है। उसके बाद स्टेट ओन आपके पास जो होगी ब्रीडिंग होगी, यानी जो बच्चे पैदा होंगे वो स्टेट के कंट्रोल में होंगे। अब स्टेट क्या करेगी कि 10 साल 15 साल तक उनको एजुकेशन, 18 साल तक एजुकेशन देगी। जब 18 साल तक एजुकेशन देगी तो उसके बाद उनका एक टेस्ट ले लेगी। अब वो जो टेस्ट लेके जो उसमें से पास करेंगे, जो फेल करेंगे वो आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स, आ जाएंगे क्राफ्टमैन, फार्मर्स आ जाएंगे। फिर 35 साल तक दोबारा उनको एजुकेशन दी जाएगी। जो उस टाइम पे पास करेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, और जो फेल होंगे वो वॉरियर्स बन जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद जो फिलोसफर किंग है वो एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। अब देखिए ये बड़ा ना एक एक आइडियल सा निज़ाम हमें लगता है, किस तरह से एक टेस्ट होगा, और दूसरा ना एक ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट भी है। ठीक है। सो एजुकेशन क्या करती है, ये समझ आ गया सबको? ठीक है। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लेटोज पॉलिटिकल फिलोसफी, as it is through education that individuals are prepared for their roles in society. Potential philosopher kings are identified and trained, के एंड पे आपके पास फिलोसफर किंग आ जाता है। सो इससे अगला पॉइंट आपके पास क्या है कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली है। फिर वो कहता है प्लेटो प्रपोजेज अ रेडिकल, रेडिकल मतलब होता है कि एक बिल्कुल नई फॉर्म ऑफ, या फिर जो जो नॉर्मल नहीं होती वो इंट्रोड्यूस करवाता है। और वो क्या है आपके पास, वो कहता है कि आपके पास कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो कहता है कि ये जो आपके पास फिलोसफर किंग है ना, ये जो फिलोसफर किंग है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि अगर इसके पास प्रॉपर्टी होगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि आपके पास जो वो फिलोसफर किंग होगा वो स्टेट अफेयर्स के अलावा दूसरे अफेयर्स में क्या हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा। जब दूसरे अफेयर्स में आपके पास इंडल्ज हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि स्टेट की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास कम्युनिज्म ऑफ फैमिली भी होना चाहिए। यानी आपके पास, अगर हमने उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, तो हमें जो गार्डियन क्लास है, एमिंग टू एलिमिनेट सेल्फिशनेस इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन द स्टेट, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद फैमिली की, यानी अगर हमने ये सारा का सारा स्टेट को इस तरह से चलाना है तो स्टेट ऑन कंट्रोल होना चाहिए। देन ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेंसरशिप एंड कंट्रोल। So Plato advocates for strict censorship and control over arts, literature, public discourse to promote moral and intellectual harmony and prevent corrupting influence। तो वो कहता है कि आपके पास स्टार्ट में आपके पास जो भी मॉरल और इंटेलेक्चुअल हार्मनी, स्टार्ट में हमें उन पे क्या करनी पड़ेगी, सेंसरशिप करनी पड़ेगी और कंट्रोल लेके आना पड़ेगा। किस तरह से? प्लेटो ने एक एलेगरी ऑफ केव यूज की थी। ठीक है। एलेगरी ऑफ केव आपके पास क्या था कि एक केव थी जिसमें कुछ प्रिजनर्स जो थे उनको रखा गया था। अब वो प्रिजनर्स उस केव के बाहर नहीं जा सकते थे। तो वो कहता है कि ये दुनिया इस तरह की एक केव है, इसमें तमाम लोगों के जो बिलीफ्स और जो सिस्टम है वो सारा का सारा फॉल्स है, इग्नोरेंट है। ठीक है। तो हमें इस केव से निकल कर हमें उन फिलोसफर किंग जो है हमारे पास, या जो सोक्रेटिस था, जो पढ़े लिखे हैं, उनके पीछे जाकर हमें इस सिस्टम है इसको जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है आपके पास नोबल लॉ है। वो कहता है कि आपके पास प्लेटो सजेस्ट द यूज ऑफ अ नोबल लॉ
और myth to maintain social cohesion, promote loyalty to the state, and justify the hierarchical structure and rule of philosopher kings. अब ये वो क्या कहता है कि आपके पास कि जो नोबल लाए, यानी आप क्या करते हैं कि आप सोसाइटी में हार्मनी को मेंटेन करने के लिए झूठ बोलते हैं। ठीक है। झूठ इस वजह से बोलते हैं, इस उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, रादर उसका मकसद ये होता है कि आप उसको जो है वो सोसाइटी में स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहते हैं। फिर देन ही क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी। प्लेटो इज क्रिटिकल ऑफ डेमोक्रेसी विच ही व्यूज एज प्रोन टू डेमागोगरी। वो कहता है कि डेमोक्रेसी जो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डेमागोग क्या होते हैं, फेक लीडर आते हैं, इससे इंस्टेबिलिटी आती है, इससे मॉरल डिग्रेडेशन आती है। तो वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आज के दौर में भी आप देख रहे हैं, सी हाउ रेलिवेंट ही इज टिल नाउ। तो वो कहता है एडवोकेटिंग फॉर अ मोर स्ट्रक्चर एंड हायरार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी एंड रैशनल गवर्नेंस। तो वो कहता है कि अगर आपके पास हायरार्किकल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें मेरिट होना चाहिए और रैशनल गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब होता है स्टेट को चलाने के लिए। फिर उसके बाद उसने जो द लॉज है हमारे यहाँ, बेसिकली ये सारी बातें जो 10th तक हैं ये लिखी गई हैं रिपब्लिक में, उसकी बुक रिपब्लिक में। ठीक है। इन द लॉज प्लेटो प्रेजेंट्स अ मोर प्रैक्टिकल एंड डिटेल blueprint of governance, focusing on laws, institutions, and civic virtues, while maintaining its idealistic vision of justice, harmony, and good life. उसके बाद क्या है कि आपके पास, अगर हम प्लेटो की लेगेसी को देखें, उसकी एक enduring इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न थॉट। जितने भी फिलोसफर्स आए हैं, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आया है, मैकियावेली आया है, फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरे फिलोसफर्स आए हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके पास दे वर इंस्पायर्ड बाय प्लेटो, या फिर आपके पास प्लेटो जो है वो ही आपके पास उनके लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ही बैलेंस्ड बेसिकली इमोशंस एंड रीजन, कि आपके पास एक इमोशनल साइड होती है, एक रीजन होती है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ टू कल्टीवेट हार्मोनियस एंड वर्चुअस सोसाइटी, किस तरह से जब आप उनको क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब इसमें जो पहला आपके पास आता है, जो यहाँ तक समझ आ गई है, इनमें कोई इश्यू हो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। सबको समझ आ गई है? अच्छा जी। अब पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है आपके पास, प्लेटो की जो आइडियल स्टेट थी एज प्रेजेंटेड इन हिज वर्क द रिपब्लिक, उस पे एक नोट लिखें या उसको क्रिटिकली एनालाइज करें। उसमें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे अ सेमिनल वर्क इन पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें वो आइडियल स्टेट की बात करता है। ठीक है। जिसमें डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स हैं, उनकी बात करता है, जो सारे पीछे हमने पढ़ लिए। अब ये आपके पास फिलोसफिकली कहाँ से आती कहाँ है? अब वो कहता है कि आपके पास दुनिया को वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक है आपके पास फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे सामने मौजूद है, और एक आपके पास दूसरी वर्ल्ड है जो आइडियल वर्ल्ड है। तो वो कहता है कि एक स्टेट हमारे यहाँ मौजूद है जिससे जो आपके पास रियल नहीं है। ठीक है। जो लोग चला रहे हैं, उसमें आपके पास इंसाफ नहीं होगा, उसमें आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसमें क्लास में डिवीजन नहीं होगी। सो हमें क्या, वो कहता है कि हम बेसिकली जो आइडियल दुनिया है वो कहीं और एग्जिस्ट करती है, जिस तरह हमारे रिलीजन में भी एक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत दोजख है, आइडियल दुनिया वहां पे है। तो वो कहता है कि आपके पास मेटाफिजिकल फाउंडेशन उसने दी कि आपके पास जो रियल वर्ल्ड है वो कहीं और है, और आपके पास आइडियल वर्ल्ड यहाँ पे है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या है कि हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। अब उसने जो आइडियल स्टेट है उसमें उसने क्या बात की, उसने कहा कि एक 3 tiered क्लास सिस्टम होना चाहिए। जो रूलर्स हैं, वॉरियर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बेस्ड ऑन देयर इननेट एबिलिटीज। ठीक है। फिर आपके पास फिलोसफर किंग होना चाहिए,
जो विजडम होगा, जिसके पास नॉलेज होगा एंड मॉरल इंटेग्रिटी होगी। फिर वो क्या करेंगे कि उनको एलोकेट किया जाएगा वो रोल्स जो उनके नेचुरल एप्टीट्यूड एंड सोसाइटल नीड्स के मुताबिक होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हम रिगरस एजुकेशन लेके आएंगे, ताकि उनके जो रोल्स हैं या उनकी मॉरल वर्च्यूज हैं उनको कल्टीवेट किया जा सके। ठीक है, जैसे वर्च्यू एज नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू एथिकल बिहेवियर। ठीक है। वो कहता है कि लेकिन यहाँ पे क्रिटिक ये आती है कि आपके पास क्या नॉलेज ही मॉरल बिहेवियर और वर्च्यू को देख के जो नॉलेज ही है मॉरल बिहेवियर और वर्च्यू को, यानी अच्छाई को बुनियाद बनता है, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर सोसाइटी में लॉज नहीं है, ठीक है, सोसाइटी में लॉज नहीं है, तो क्या आपके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ अच्छा बिहेवियर जो है उसको इंश्योर कर सकता है? हैंड रेज करें। जो कहते हैं जो कहते हैं नहीं कर सकता है, हैंड रेज करें। ठीक है, गुड। नहीं कर सकता, हमें लॉज के लिए भी जरूरत है। तो इस तरह से आप, ये क्या है, आपका क्रिटिकल एनालिसिस है कि आप साथ साथ चीजों को क्या करते हैं, बता देते हैं। फिर वो कहता है आपके पास इक्वालिटी एंड कम्युनिटी, कि वो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टेटस, ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि एक साइड पे तो वो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे वो क्या कर देता है, उनको क्लासेस में आपके पास डिवाइड कर देता है। तो अगेन दिस इज अ लूप होल इन हिज फिलोसफी। ठीक है जी। फिर वो बात करता है आपके पास नोबल लाइ की, ये पिछली वाली स्लाइड रिपीट थी, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। शेयर्ड प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज अमंग रूलर्स फॉर सोसाइटल हार्मनी। उसके बाद मिथ्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड कोहेजन, कि वो कहता है कि रूलर जो है वो लाए झूठ भी बोल सकता है, ठीक है, फॉर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड कोहेजन। वो कहता है कि कैन कम्युनल लिविंग एंड शेयर्ड रिसोर्सेज बी सस्टेनेबल मैनेज। आप ये इमेजिन करें कि रियासत ही हर चीज को मेंटेन कर रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो हर चीज को मेंटेन कर सकती है? तो वो नहीं कर सकती है आपके पास। फिर उसकी जो आइडियल स्टेट है उसमें गवर्नेंस और जस्टिस, वो कहता है कि जो भी फिलोसफर, वहां पे कोई लॉज नहीं होंगे, लॉज भी नहीं होंगे, कोई रिटन लॉज नहीं होंगे। वो कहता है कि फिलोसफर किंग जो उस टाइम पे डिसाइड करेगा रैशनल प्रिंसिपल्स को की बेसिस पे, सारा का सारा आपके पास वही आएगा। ठीक है, यानी हमारे यहाँ तो लॉज लिखे हुए हैं ना, उसकी बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास लॉज हमारे जो हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन वो कहता है कि उस टाइम पे जो फिलोसफर किंग ने चीज बता दी या जो उसने उस टाइम पे डिसाइड कर ली, उस तरह से ही देखी जाएगी। ठीक है। फिर वो ज्यादा उसका की जो रोल है जस्टिस पे, और जस्टिस की क्या है कि सोसाइटी को आप 3 टीयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 टीयर्स में आप सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं, और बैलेंस एंड ऑर्डरली सोसाइटी वेयर ईच क्लास परफॉर्म्स इट्स रोल। ठीक है जी। इससे क्या होता है कि जब एक बंदा आपके पास रूल कर रहा होता है, इस पे क्रिटिक क्या है, तो इससे क्या होता है आपके पास अथॉरिटेरियन रूल आ जाता है। ठीक है, एक पेरेंटलिज्म आ जाता है। अथॉरिटेरियन रूल क्या होता है कि वन मैन रूल होता है। पेरेंटलिज्म के एक बड़ा किंग होगा, वही हर चीज को डिसाइड करता है। किंगशिप इसी तरह से वो कहते थे ना कि हमें, जो हमारे पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, वी आर द मोर एलिजिबल वन। ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि आपके पास वो भी आ सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम साथ साथ उसके पॉइंट्स भी पढ़ते हैं, उस पर क्रिटिक भी करते हैं, ताकि आपकी वो चीजें जो है साथ में कवर होती रहें। देन उसके बाद क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। प्लेटोज कंसर्न, प्लेटो प्रो डेमोक्रेसी, वो कहता है इंस्टेबिलिटी, पॉपुलिज्म और डेमागोगरी को है। ठीक है। जो मेजोरिटी रूल है वो पोटेंशियल फॉर टायरनी या इनजस्टिस है। ठीक है, कि वो कहता है कि जब डेमोक्रेसी है इसमें सारे के सारे लोग जो है वो सही फैसला नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम वो फिलोसफर किंग की बात करें, तो ये तो सीधा सीधा फैशिज्म है। फैशिज्म में क्या होता है कि आपके पास वन मैन रूल होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी है। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी क्या है कि वो कहता है कि आपके पास एक साइड पे हम इंडिविजुअल की रियासत किसके लिए होती है, इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करती है ना कि इंडिविजुअल जो है रियासत के लिए एग्जिस्ट करते हैं। यानी रियासत पाकिस्तान जो हम बात करते हैं वो हम हमारे लिए है ना। ठीक है, हम हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद हम पाकिस्तान के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। सो वो क्या है कि आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, कि एक साइड पे उसने इंडिविजुअल के लिए सारा कुछ कर रहा है, और दूसरी साइड पे इंडिविजुअल की जो पर्सनल फ्रीडम्स हैं, ठीक है, जो उसके राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, और
उनको क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है फिलोसफर किंग के आगे। ठीक है। तो क्या इस पे ये क्रिटिक बनती है या नहीं बनती कि आपके पास जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और पर्सनल फ्रीडम है, प्लेटो ने उनको क्या कर दिया, आपके पास सरेंडर कर दिया। देन आपके पास क्या है कि आपके पास प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसी स्टेट जहाँ पे ये सारा का सारा एजुकेशन का सिस्टम हो, सारी की सारी आपके पास डिवीजन हो, क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है? या दुनिया में कभी ऐसी रियासत आई है? तो कभी भी नहीं आई। बट स्टिल क्या है कि आपके पास इसकी जो लेगेसी और इन्फ्लुएंस है वो आज भी आपके पास क्या है, रेलेवेंट है। आज भी जब हम पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्लेटो जो है वो आपके पास रेलिवेंट है। तो ये आपके पास क्या था, पहला क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये जस्टिस पे बात की है उसने। ठीक है। जस्टिस पे वो कहता है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ जस्टिस क्या है, कि जस्टिस एज हार्मनी एंड बैलेंस विद इन द सोल एंड सोसाइटी वेयर ईच पार्ट परफॉर्म्स इट्स प्रॉपर फंक्शन। ठीक है। जस्टिस इन सोल, वो कहता है कि हमारे सोल में तीन पार्ट्स होते हैं। एक रीजन होता है, यानी बातें वही हैं, उनको हमने चेंज करके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। जिसमें रीजन है, स्पिरिट है एंड एपेटाइट है। ठीक है। जस्टिस इज व्यूड व्हेन द रीजन गवर्न्स एंड हार्मोनाइजेस अदर पार्ट्स। ठीक है। अब जब इंसान में, एक इंडिविजुअल में इंसाफ आ जाएगा, जब हम उसको उसकी बेस पे डिवाइड कर लेंगे तो रियासत उसकी बेस पे बनेगी। ठीक है। जैसे जो जिनमें रीजन होगी वो रूलर बन जाएंगे, स्पिरिट वाले वॉरियर्स बन जाएंगे, एपेटाइट वाले प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। और ये सारा किसके थ्रू आएगा, आपके पास रोल एजुकेशन के थ्रू आएगा। ठीक है। जो मैंने आपको वो एक सिस्टम बनाया, वो उसकी एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। फिर उसके बाद प्लेटो बिलीव्स दैट ट्रू वर्च्यू इज रूटेड इन द नॉलेज ऑफ फॉर्म ऑफ गुड गाइडिंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स मॉरल बिहेवियर। ठीक है। तो जो उसके कन्वेंशनल व्यूज थे, जैसे माइट इज राइट है, या फिर जस्टिस इज गिविंग ड्यू टू एवरीवन, या फिर उस फेलिस या थ्रेसिमाइकस, जो एक कन्वेंशनल वहां पे चीजें मौजूद थी, तो वो उस पे उसने क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि जस्टिस ये नहीं, माइट इज राइट कौन सा जस्टिस है, या फिर गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, वो आपके पास जस्टिस नहीं है। बल्कि जस्टिस ये है कि जब हम उनको डिवाइड करते हैं। फिर उसने कहा कि यूनिवर्सल वर्सेस रिलेटिव जस्टिस। वो कहता है कि जस्टिस इज नॉट मेरली a social construct but reflects universal truths and personal principles derived from form of the good। यानी जो यूनिवर्सल आपके पास गुडनेस है, या यूनिवर्सली जो चीजें मौजूद हैं, वहां से जस्टिस आता है। ये नहीं होता कि चंद एक चीजों पे आता है। किस तरह से, जब, क्योंकि हमारी सोल ही तीन चीजों से बनी है। ठीक है जी। और इसको इंश्योर कौन करेगा, आपके पास फिलोसफर किंग करेगा। और इससे क्या होगा, जो हमारे पास, हमने कहा कि मेरिट की बेस पे क्लासेस में हम डिवाइड करेंगे। एक हिरारकी, हिरारकी मतलब होता है कि सोसाइटी में आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। मेरिटोक्रेसी जो सोसाइटी है, बेस्ड ऑन द एबिलिटीज एंड वर्च्यूज, उसकी बेस पे जो बनता है। फिर आपके पास क्या होता है, गार्डियनशिप एंड कंट्रोल। ठीक है। प्लेटो एडवोकेट्स फॉर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड गार्डियनशिप ओवर एजुकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर टू प्रमोट मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो अनआइडेंटिफाइड है। अब जस्टिस में उसने ये बात नहीं कि जस्टिस के इंश्योर कौन करेगा। यानी अगर फिलोसफर किंग एक ही बंदा, एक मैं एग्जांपल आपसे ये क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि फिलोसफर किंग लॉज बना रहा है, फिर वही लॉज वो अप्लाई कर रहा है, उन्हीं लॉज पे वो जुडिशरी का काम भी कर रहा है, तो क्या वो इम्पार्शियल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। फिर ऐसा जस्टिस हम लेके कैसे आएंगे? तो टेक्निकली इसमें काफी क्या है, आपके पास फ्लॉज हैं या लूप होल्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटोस फिलोसफी। ठीक है जी। ये कुछ और इसमें चीजें हैं जो आप इसको पढ़ लीजिएगा, जिसमें कम्युनल लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे है, रीजन पैशन पे है, और अभी भी इसका क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो इस तरह से आपके पास आता है। फिलोसफर किंग वाला आप जो है वो खुद इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। सो ये आपके पास क्या है कि दिस इज ऑल अबाउट, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। और ये आपके पास जो है वो है। अभी चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। जो जो कहना चाहता है, या फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, कि हमारा जो, मेरा जो पर्पस है पढ़ाने का, वो बच्चे खुद मैसेज करते हैं। ठीक है। और उनके कहने पे ही सेशन स्टार्ट होता है। और यूजली जो सेशन में मैक्सिमम बच्चे होते हैं 20 से 25 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है जी। सो पर्सनली जब वो मैसेज करते हैं, उस मैसेज करने के बाद
सेशन स्टार्ट करते हैं। आई वॉज नॉट टीचिंग पॉलिटिकल साइंस, मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा रहा था। इससे पहले फिलोसफी का सेशन था, वो भी बच्चों की आपके पास जो उन्होंने मैसेजेस किए थे उसकी बेस पे हमने किया था। सो इन केस अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी लगता है कि जो देखें, एज अ ह्यूमन आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस, कि कहीं पे भी आपके पास कोई आपकी जो वो लगता है कि आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं आ रहा, आपने पैसे दिए हैं और आपका सेशन जो है वो उस तरह से नहीं हो रहा, तो वकास का कांटेक्ट है, आई एम ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि यू कैन हैव योर फीडबैक फ्रॉम वकास, और आप सेशन भी ले सकते हैं, ये भी नहीं है कि आप जो है वो सेशन नहीं ले सकते। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप वकास से जो है वो, मेरिटोक्रेसी ये है मैं कि आप जो है वो 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस में आपके पास जो, जब हमने क्या किया कि डिवाइड किया कि पहले आपके पास रूलर क्लास है, सॉरी गार्डियन क्लास है, फिर आपके पास जो सॉरी फार्मर क्लास है या सबसे नीचे जो क्लास है, फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे ना तो उसको चीज़ों को डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसी वजह से आपको जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप दोबारा इसको देख सकें, और वो भी कोई नहीं करता आपको। ठीक है, आप 70% आपका सूटेबल है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फिलोसफर किंग आता है, तो इसे हम मेरिटोक्रेसी या हायरार्की कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, और आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। थैंक यू वेरी मच।